हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। आज मैं आया हूं एक नया टॉपिक लेके फ्रॉम क्लास 12 एंड द चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई भी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ, उस लॉ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ओयरस्टेड साहब एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ, इसके अराउंड में, सराउंडिंग में, जब वो मैग्नेटिक निडल को लाए, मैग्नेटिक कंपास को लाए, तो वो डेविएट किया, ऐसे 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 फ्लक्चुएट हुआ। मतलब मैग्नेटिक निडल जिसमें एक बार मैग्नेट, ऐसे जो पॉइंटर रहता है वो एक बार मैग्नेट है, वो जब फ्लक्चुएट हुआ तो मैग्नेट किसके वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है? ऑब्वियसली एक मैग्नेट की वजह से। तो यहां पे तो मैग्नेट कुछ नहीं है, सिर्फ करंट कैरिंग वायर है। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लाया, उन्होंने बोला कि नहीं, मैग्नेटिक कंपास नीडल अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ श्योर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं बी। तो एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड आया। ओके, उन्होंने उसके बाद एम्पियर स्विमिंग लॉ आया, या आपका राइट हैंड कर्ल रूल, वहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम जान सकते हैं। जैसे कि एक करंट कैरिंग वायर है, तो अगर थंब अगर पॉइंट करे करंट का डायरेक्शन, तो कर्लिंग फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक क्या फील्ड लाइंस। ठीक है ना? तो ये करंट कैरिंग वायर में हम अगर थंब के डायरेक्शन दिखा दिए, तो इधर देखो कर्लिंग फिंगर इनसाइड जा रहा है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड होगा। और ऐसे कर्ल होते हुए, ये फिंगर कर्ल होते हुए इधर बाहर आ रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और इधर इनसाइड होगा। ठीक है? ऐसे ही अगर एक लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो करंट ऐसे आ रहा है, तो यहां पे हमने थंब दिखा रहा था करंट का डायरेक्शन और कर्लिंग फिंगर दिखा रहा था किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ही यहां पे उल्टा कर देंगे, कर्ल दिखाएगा करंट का डायरेक्शन, तो थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और अगर लूप में करंट, ये देखो कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो थंब दिखा रहा है आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो ओयरस्टेड, ठीक है ना, साइंटिस्ट ओयरस्टेड थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ये राइट हैंड कर्ल रूल या एक एम्पियर स्विमिंग रूल है, ये सबसे बढ़िया है तरीका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए, कि करंट का डायरेक्शन को थंब में दिखा दो। अगर वायर है ऐसे, अगर स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब में दिखा दो, तो इधर कर्लिंग फिंगर इनसाइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इधर बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। और इसमें अगर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो कर्लिंग फिंगर को करंट में दिखा दो, तो आपका थंब दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये तो देख लिए, ये सिंपल बात है। ठीक है? तो पहले जो आए दो साइंटिस्ट, बायोट-सावर्ट, ठीक है ना, उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर से एक डिस्टेंस आर में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और एक उनका लॉ दिया, इट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो वहीं से अपना डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? सो अपना डिस्कशन का टॉपिक है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके, देखो ध्यान से। एक करंट कैरिंग वायर है, तो वायर का शेप स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे सर्कल वाला हो सकता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो हमने एक अपने हिसाब से एक वायर लिया, मान लो ऐसा एक वायर लिया, ये ऐसे कनेक्टेड है ना, ठीक है ना, ऐसे कनेक्टेड है, वायर है।
इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, हमने एक छोटा सा डिस्टेंस कंसीडर किया, ये वायर में एक छोटा सा लेंथ को कंसीडर किया। मान लो यहां पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, आई फ्लो हो रहा है। हमने एक छोटा सा एक लेंथ को कंसीडर किया, मान लो है डीएल, छोटा सा लेंथ डीएल। यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और डीएल का अगर आपको बोला जाए कि इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन किधर है, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, ये जो टेंजेंट आया ये दिखा रहा है डायरेक्शन। और यहां पे एक एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, छोटा सा है तो करंट एलिमेंट बोलते हैं उसको, और अब रिप्रेजेंट करते हैं आईडीएल वेक्टर में। ठीक है ना, डीएल यहां से यहां तक छोटा सा डीएल, डीएल वेक्टर मतलब टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो डीएल का डायरेक्शन है। तो ये आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ओके, तो हमने एक वायर लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और आई इंटू डीएल ये हो गया करंट एलिमेंट। अगर यहां पे कोई भी पॉइंट है, मान लो P है, ये पॉइंट P है, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ये डीएल से हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आप मान सकते हो, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, इस पॉइंट P का यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया और वो वेक्टर है मान लो R वेक्टर है। ये आइडियल जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है उसके साथ मान लो R वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बायोट सावर्ट ने क्या बोला कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये छोटा सा एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, छोटा सा एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो आएगा, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the value of current element ideal, and it is directly proportional to sine of theta, and it is inversely proportional to square of distance between the element and the point। तो बायोट सावर्ट ने क्या बोला एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ये छोटा सा एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा, and inversely proportional to the square of distance between the element and the point। तो इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, this dv is directly proportional to ideal sin theta upon r square, ideal sin theta upon r square। ठीक है ना, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो दैट इज यहां से dv इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो एक कांस्टेंट आ गया मान लो k, दैट इज आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। और ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना, ये कांस्टेंट का वैल्यू k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम देखेंगे c बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, c बराबर होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होता है क्या, ये क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर c स्क्वायर के जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो c स्क्वायर यहां से क्या आ गया, c स्क्वायर आ गया 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कट गया, म्यू नॉट चला गया ऊपर, तो k का वैल्यू आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आया उसका वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां पे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज dv is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो dv बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, और k के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया बायोट सावर्ट लॉ का पहला
एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट उन्होंने दिया कि छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो होता है। तो टोटल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होगा? इट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया उसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा देखते हैं। थंब रूल याद करो, करंट का डायरेक्शन में अगर थंब है तो ये पॉइंट में अपना फिंगर किधर जा रहा है? इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे, इनवर्ड। दैट इज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। सही है, ओके। हम जानते हैं कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ये जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या लिख सकते हैं यार? दैट इज आर वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ऑफ आर, दैट इज आर कैप। सही है, सो ये वाला जो रिलेशन आया यहां पे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। क्या आया है? देखो, आइडियल साइन थीटा आया है। सही है, अगर देखो ध्यान से, मैं अगर इसको डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो चलो कांस्टेंट है, चलो ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई। आइडियल देखो मैं बताया था करंट एलिमेंट एक वेक्टर था, आइडियल जो बताया था वो एक वेक्टर था, तो हमने वेक्टर लिख दिया आइडियल वेक्टर। सही है, क्रॉस अगर मैं आर कैप कर दूं तो हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का तो साइन थीटा आता है। तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर जो था अपन का। तो यहां पे आइडियल साइन थीटा आ गया। आइडियल एक वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आ गया। इसको अगर कैप के बदले वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? यहां से हम लिख सकते हैं कि आर कैप बराबर क्या आ गया? आर कैप बराबर आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, दैट इज आर। आर कैप बराबर आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज डीबी वेक्टर बराबर दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड दिस इज द वैल्यू, डीवी का वैल्यू स्केलर फॉर्म। ठीक है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो एक वायर के वजह से अगर हमको क्या एक छोटा सा करंट एलिमेंट पता हो, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पता हो, और वो जो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे वो एंगल पता है, तो यहां से अपन ढूंढ सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करके अभी हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है ना, सो ये थोड़ा सा पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए, तो अभी हम देखेंगे क्या, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है देखेंगे। ओके, तो अपना एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ओके, हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, ये स्ट्रेट है ना, ओके, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहां पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, आई फ्लो हो रहा है। हमने एक पॉइंट लिया, यहां पे मान लो P लिया, ये पॉइंट P लिया। ठीक है, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है। ओके, मान लिया हमने कि यहां से ये जो एंड है वायर का, यहां पे हमने जोड़ दिया, ये वाला एंड को हमने जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया।
तो ये एंगल जो बना रहा है वो है θ1, और वो एंड को फिर से जोड़ दिया, यहां से वो पॉइंट को जोड़ दिया ऐसे करके, यहां पे जोड़ दिया, तो ये एंगल जो बन रहा है वो है θ2। मान लो लंबा वायर है, हमने ये पोर्शन को कंसीडर किया है, लंबा सा वायर है, हमने बस ये पोर्शन को कंसीडर किया है। ओके, हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर ओ पॉइंट है, तो ओ से जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया डी है। ये जो यहां तक का जो लेंथ का जो वैल्यू है वो है डी है। ओ पॉइंट से हमने एल, छोटा सा एल दूरी पे एक करंट एलिमेंट लिया डीएल। सो ओ से हमने एल दूरी पे, यहां से एल दूरी पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया डीएल, सही है। और वहां से जो वेक्टर पॉइंट पी को दिखा रहा है उस वेक्टर का नाम दे दिया आर वेक्टर। जो मैंने बताया था इससे पहले, जो वायर था वहां से एक करंट एलिमेंट छोटा सा लेते थे, और वो जो आइडियल था करंट एलिमेंट, और वहां से जो पोजीशन वेक्टर दिखाता था आर वेक्टर लेते थे। मान लो वो जो आर वेक्टर जो एंगल बना रहा है दैट इज योर थीटा एंगल, वो एंगल को हमने मान लिया कितना, थीटा। ओके, ये परपेंडिकुलर से जो ये एंगल है, ये एंगल उसको हमने मान लिया अल्फा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला को एंगल को हमने मान लिया बीटा। यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है अल्फा, यहां से यहां तक का जो एंगल है बीटा, सही। तो यहां से हम अभी देखेंगे, डायग्राम समझ में आ गया, तो यहां से हम स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है हम देखेंगे। ओके, नाउ देखो, हम जानते हैं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट के वजह से अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, हमको जान पता है। इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अभी ये वाला ट्राइंगल को देखो, यहां से यहां तक है डी, यहां से यहां तक है एल, यहां से यहां तक है आर, तो द ट्राइंगल विथ डी एल आर, ट्राइंगल विथ डी एल आर, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, सही है ना, ये वाला ट्राइंगल को देखो, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये हो गया कितना, पाई माइनस थीटा। अगर tan ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे ये वाला ट्राइंगल का, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे परपेंडिकुलर कितना है d, बेस कितना है l, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू d बाय l। tan pi minus theta is equal to tan of this is angle is equal to perpendicular by base is equal to d by l, सही है। that is l बराबर d by tan pi minus theta, ठीक है। tan of 180 minus theta ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देख के आप बोल सकते हो कितना होता है, माइनस ऑफ tan थीटा होता है। that is l बराबर d by माइनस ऑफ tan थीटा आ गया, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस d cot थीटा। तो L बराबर आ गया माइनस d cot थीटा, सही है। नेक्स्ट दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज dl upon d थीटा, dl upon d थीटा बराबर d बाय d थीटा ऑफ माइनस d cot थीटा, सही है। d कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर ले आओ, दैट इज इक्वल टू माइनस d cot थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू d cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो
dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया dl बराबर, यहां से कितना आएगा dl इज इक्वल टू डी थीटा उधर चला जाएगा, दैट इज डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dl बराबर कितना आ जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 2, सही है। उसके बाद वही ट्राइंगल में, वही DLR वाला ट्राइंगल में साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, वही एंगल का, ये वाला जो एंगल है उसका पाई माइनस थीटा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है D, हाइपोटेनस है R, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू D बाय R, सही है। अच्छा इसको सेपरेट कर देते हैं, ओके। सो साइन पाई माइनस थीटा बराबर D बाय R, सही है, ओके। सो यहां से R बराबर कितना, R बराबर आ गया D बाय साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज कितना, साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू R इज इक्वल टू D बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा, दैट इज R इज इक्वल टू D कॉसेक थीटा, इक्वेशन 3, सही है। डेरिवेशन है, यहां तक समझ में आ गया, ओके। तो हमने जान लिया कि dl बराबर होता है d cos स्क्वायर थीटा d थीटा और r बराबर होता है d cosec थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dl एंड r इन इक्वेशन 1, अगर dl और r का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये वाला जो डेरिवेशन है इसको मिटाता हूं, ठीक है। दैट इज putting the value of equation 2 and equation 3, putting equation 2 and 3 in 1, चलो कितना है, पुट करो, dB बराबर dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, dl के जगह में d cos स्क्वायर थीटा d थीटा, d cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा, d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, हाँ बाय, सही है ना। dl के जगह में पुट कर दिए d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू साइन थीटा, dl के बाद साइन थीटा है, बाय कितना r स्क्वायर, r इसका स्क्वायर कितना होगा d स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, d स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। काटो क्या कटेगा, d और d का स्क्वायर कट गया, cosec स्क्वायर थीटा कट गया, दैट इज db बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई d, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, d और d स्क्वायर कट गया, d बचा, क्या बचा इधर, सिर्फ साइन थीटा d थीटा, ये आ गया, सही है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dV बताया था इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d इंटू साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो यहां से ये पॉइंट इस जगह पे जो हमने एक लिमिटेड वायर लिया था, ये पॉइंट यहां पे बना रहा है θ1, तो अपना ये वाला एंगल के हिसाब से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव एंगल θ1 हो गया। ये वाला पॉइंट में पॉजिटिव एंगल क्या है, कितना एंगल बना रहा है, उसी के डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में कितना बना रहा है, ये अगर पाई θ2 है तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस θ2, पॉजिटिव एंगल उधर ही करंट के एलिमेंट में, इधर देखो यहां पे करंट के डायरेक्शन में θ1 बना रहा है, करंट के डायरेक्शन में यहां पे इस पॉइंट पे कितना बना रहा है, पाई माइनस θ2, तो हम लेंगे पाई माइनस θ2, सही है।
म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई डी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पार्ट है बाहर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। सही है, इसको मिटा दें। ओके, सो इसको मिटा देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा, माइनस साइन को रहने दो, तो चलो कॉस की माइनस साइन बाहर ले आओ, इजी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, माइनस साइन हमने बाहर ले आया, माइनस साइन को बाहर ले आए, बचा कॉस थीटा, तो पहले थीटा की जगह में पाई माइनस थीटा 2, उसके बाद थीटा की जगह में थीटा 1, जैसे वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, दैट इज कॉस पाई माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सही है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज इक्वल्स टू बी बराबर माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सही है, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अभी जो नेगेटिव साइन बाहर है ना उसको अंदर ले आओ, नेगेटिव साइन अंदर आ जाएगा तो ये भी प्लस। सही है, दैट इज बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस, प्लस हो गया, माइनस आ गया तो प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लिमिटेड पोर्शन ऑफ द वायर। जब वो पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अगर ऐसे हम इधर वाला एंगल थीटा 1 है, ये एंड में थीटा 1 एंगल बना रहा है और वो वाला एंड में थीटा 2 एंगल बना रहा है, सो उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। अगर अल्फा और बीटा के फॉर्म में देखें तो देखो ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल सही है ना, यहां पे ये थीटा 1 है, ये 90 डिग्री है, तो अल्फा बराबर कितना होगा, या थीटा 1 को अगर अल्फा के टर्म्स में हम डिफाइन करें तो कितना आएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल में देखेंगे तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस बीटा, क्योंकि यहां से यहां तक बीटा है तो 90 माइनस बीटा बराबर थीटा 2। अगर पुट कर देंगे इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, दैट इज यहां पे अगर b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 माइनस बीटा, अगर पुट कर देंगे वैल्यू, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, सो कितना आएगा, cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, cos 90 माइनस बीटा साइन बीटा, दैट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक क्या करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। दोनों फॉर्म आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये वाला पॉइंट से परपेंडिकुलर से अल्फा और बीटा एंगल पता है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना, अगर थीटा 1 और थीटा 2 पता है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना। दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिख देते हैं। दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर
स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 और म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके एक डिफाइंड करंट कैरिंग वायर छोटा सा, उसके वजह से एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, यहां से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर एक नया क्लास में एक नया सा टॉपिक लेके आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।